Hello everyone. Good morning to all of you. So today we will discuss about the tissue. Okay. As in the previous class, I taught you about the cell, in which I taught you about the cell cycle, cell division, and किसी भी सेल के बारे में स्टडी होती है वो सब मैंने कंप्लीट किया था. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे. टिश्यू टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. ठीक है. ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू. ठीक है. फिर यहाँ पे आपको एक टर्म भी दिखाई देता है, होता है हिस्टोलॉजी. तो क्या होता है? हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी का मीनिंग यहाँ पे होता है स्टडी ऑफ सेल. क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल. सॉरी, स्टडी ऑफ टिश्यू. सॉरी, स्टडी ऑफ टिश्यू. स्टडी ऑफ टिश्यू. ऐसे मैंने आते टाइम बताया था. साइटोलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ सेल. ऐसे ही हिस्टोलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू. ठीक है. उसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं कि टिश्यूज हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं. सो टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है. टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. तो यहाँ पे सबसे पहला होता है एपिथेलियम टिश्यू. पहला होता है एपिथेलियम. ठीक है. उसके अलावा सेकंड नंबर पे आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू. थर्ड होता है यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू. और फोर्थ होता है यहाँ पे नर्वस टिश्यू. ठीक है. अगर आपको कोई भी चीजें याद करनी है ना तो आप उनके नाम से ही याद कर सकते हो. जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जो एपिथेलियम टिश्यू है, पहले मैंने बताया कि टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. फर्स्ट वन इज एपिथेलियम, सेकंड वन इज कनेक्टिव, थर्ड वन इज मस्कुलर, फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. ठीक है. तो एपी, यहाँ पे एपी का मतलब क्या होता है? पहले मतलब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद डीप में स्टडी करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एपी और थीलियम हमने इसको दो पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पे एपी का मतलब होता है अपॉन या फिर आउटर. ठीक है. और थीलियम का मतलब होता है बेसमेंट. बेसमेंट. ठीक है. तो जैसे इसके ना नाम में ही छिपा है, एपी मीन्स आउटर और क्लियर मीन्स बेसमेंट, यानी कि हमारी बॉडी की अपर और बेसमेंट मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है. तो जब ये हमारी बॉडी की क्या करेगा, जो एपी वाला पार्ट है वो आउटर मेम्ब्रेन को फॉर्म करेगा, तो हम उसको बोलेंगे एपिथेलियम. क्या बोलेंगे उस पार्ट को? यहाँ पे बोलेंगे एपिथेलियम. और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो पार्ट फॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे, जब जो जब ये एपिथेलियम टिश्यू बेसमेंट वाली मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा उस मेम्ब्रेन को हम एंडोथेलियम बोलेंगे. ठीक है. मैंने आपको बताया एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है. एपी मींस आउटर मेम्ब्रेन और थीलियम मींस बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये दो टाइप की मेम्ब्रेन यहाँ पे इसमें फॉर्म की एक होती है. जब ये आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा हम उस मेम्ब्रेन को एपिथेलियम बोल देंगे, और जब ये इनर वाली मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा हम उस मेम्ब्रेन को एंडोथेलियम बोल देंगे. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के. ठीक है. जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कनेक्टिव मतलब ये कनेक्ट कर रहा है चीजों को. ठीक है. कनेक्शन बना रहा है ना चीजों के बीच में. तो ये क्या करेगा, कनेक्शन बनाता है, यानी कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है. तो ये भी क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. सबसे पहला इसमें आ जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू. में आ जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लिख सकते हो. और यहाँ पे आ जाता है एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. तो कनेक्टिव टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लूज एंड डेंस. लूज का मतलब जो लिक्विड कंसिस्टेंसी या फिर सॉलिड होगा, जो सॉरी जिसकी कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड होगी, या तो वो पानी की तरह हो सकता है या फिर वो जैसा कुछ मसल मास होता है उस तरह हो सकता है. और डेंस मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी तरह ये टिश्यू होगा. ठीक है. अब कनेक्टिव टिश्यू में से एक कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बीच में बताती रहूंगी. यहाँ से पूछा जाता है कि which tissue is the most abundant tissue in the body. तो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है बॉडी में. अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है,
कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी वो कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला। अब मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल, ये क्या करता है, मसल फॉर्मिंग टिश्यू होता है। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या करता है, मसल्स को फॉर्म करता है। मसल फॉर्मिंग टिश्यू होता है ये, ठीक है, मसल फॉर्मिंग टिश्यू होता है ना। अब ये क्या करता है, तीन टाइप की मसल्स को फॉर्म करेगा। ये क्या करता है, तीन टाइप की मसल्स को क्या करता है, फॉर्म करता है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है हमारी स्केलेटल मसल, एक होती है स्मूथ मसल, और एक स्पेशल टाइप की मसल होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है, वो होती है कार्डियक मसल, यानी कि हार्ट की मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल मतलब कि जो हमारी बोन्स के ऊपर जो मसल्स होंगी, स्मूथ मसल इनर ऑर्गन की जो मसल होंगी वो बोन्स के साथ अटैच नहीं होंगी, और कार्डियक मसल यानी कि हार्ट की मसल्स को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो जो कार्डियक मसल है बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो भी चीजें मैं रेड पेन से लिख रही हूँ दैट्स मीन दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। उसके अलावा नर्वस टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, नर्वस यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ये क्या फॉर्म करता है, ब्रेन और ब्रेन रिलेटेड पार्ट्स को फॉर्म करता है। फॉर्म ब्रेन एंड ब्रेन रिलेटेड पार्ट्स, ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा ब्रेन और ब्रेन रिलेटेड पार्ट्स को। जैसे कि किसी चीज को फॉर्म करता है, ब्रेन में कौन कौन सी चीजें होती है, ब्रेन एंड ब्रेन रिलेटेड पार्ट मतलब न्यूरॉन्स को फॉर्म करेगा। तो ये क्या करता है, फॉर्म करता है नर्वस टिश्यू, फॉर्म करेगा न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियाज को, ठीक है। ये सेल्स होती है, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ जब हम उनके बारे में डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया टिश्यू, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, फर्स्ट वन इज एपिथेलियम, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। तो जो एपिथेलियम टिश्यू था उसके नाम से पता चल रहा था, एपी मींस आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा जिसको हम एपिथेलियम बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन यानी कि थीलियम वाला पार्ट जो इनर मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा दिस इज कॉल्ड एंडोथेलियम, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट में डिवाइडेड थे, लूज एंड डेंस। लूज मतलब जो इसका जैसे ब्लड होता है, ऐसे जो लूज वाले पार्ट आ गए, वो डेंस मतलब कि जो पार्ट जिनकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, जो थिक होगी, जो थिक वाले पार्ट होते हैं। अभी ब्रीफ में समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और यहाँ से आपको अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। Muscular tissue are the muscles forming tissue which form three types of muscle: skeletal, smooth, and cardiac muscle. Skeletal muscle which are connected to bones. Smooth muscles which are not connected to bone like inner organs muscles. And third one is cardiac muscles जो कौन form करता है, muscular tissue form करता है. Fourth tissue is nervous tissue जो क्या form करेगा यहाँ पे, brain and brain related parts को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है। जो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया को क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। हमने ये जो ये चार्ट वहाँ पे ना आप उसको बना सकते हो। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको नोट डाउन करवाते जाऊंगी एग्जाम पर्पज से, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अभी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, अब ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्दर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। मैं इसका फ्लो चार्ट ऐसे बना रही हूँ। फर्दर ये क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक हो गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेयर, और एक हो गया अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू लेयर हो गया, अकॉर्डिंग टू शेप हो गया। अब epithelium tissue is divided into two parts according to layer और according to shape। अब जो according to layer है वो क्या होगा, एक होगा इसमें
सिंपल एपिथेलियम, एक होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यानी कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला था अकॉर्डिंग टू लेयर, दूसरा था शेप। ठीक है, अब जो अकॉर्डिंग टू लेयर वाला पार्ट है ये क्या होगा, दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेयर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल का मतलब आपको क्या पता चल रहा है, सिंपल मतलब एक ही लाइन में वो टिश्यू होगा। वो टिश्यू कैसे होगा, एक ही लाइन में, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटा यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, तो इस स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया यहाँ पे लेयर। ठीक है, लेयर क्या हो गया, लेयर, यानी कि सिंपल एपिथेलियम में तो केवल टिश्यू क्या था, एक ही लेयर में था। बट इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स होंगे उसमें। और मल्टीपल लेयर्स कैसी होंगी, कुछ इस तरीके का होगा वो टिश्यू, आप लोग देख सकते हैं। स्ट्रेटा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेयर होता है। ठीक है, स्ट्रेटा का मतलब होता है यहाँ पे लेयर। तो हमने पढ़ा कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो होता है दो पार्ट में डिवाइड। पहला हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू लेयर, अकॉर्डिंग टू शेप। अब अकॉर्डिंग टू लेयर में हमने दो टाइप में पढ़ा, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में क्या था, सिंपल यानी कि एक ही लाइन में टिश्यू था, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी कि लेयर्स में डिवाइड होगा वो। तो स्ट्रेटा का मतलब ही होता है लेयर, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब होता है जिसकी शेप क्या होगी, इस तरीके की लेयर्स में होगी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू शेप जो ये जो टिश्यू होता है वो अगेन फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है। अकॉर्डिंग टू शेप ये क्या होगा, फोर पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, सॉरी, ये क्या होता है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉट फोर, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहला यहाँ पे होगा स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पे एक होगा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और एक होगा कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम। मैंने आपको बताया कि जो एपिथेलियम टिश्यू था वो दो पार्ट में डिवाइड था, अकॉर्डिंग टू लेयर, अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग ये क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम। स्क्वैमस, अब आपसे पूछा जाएगा कि स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो किस शेप का होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्वैमस एपिथेलियम किस शेप का होता है, फ्लैट शेप का होता है। अगर आपको पूछा जाए कौन सी टाइप का एपिथेलियम फ्लैट शेप का होता है, तो वो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा वो होगा ट्यूब शेप का, और जो कॉलमनार एपिथेलियम होगा वो होगा कॉलम शेप का। ठीक है, कॉलम शेप का। अब जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ पे आपको मिल जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जो कॉलमनार एपिथेलियम है वो कॉलम शेप का होता है, वो कॉमनली आपको कहाँ पे मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिल सकता है, या फिर हम इसको फ्लैश करके एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे फाउंड इन columnar epithelium most commonly found in alimentary canal या फिर gastrointestinal tract या फिर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने ये ऐसे पढ़ लिया, इसको चार्ट में हमने पढ़ा, तो अब अगर हम इसको कंबाइंड करके लिखें कि एपिथेलियम फिर कंबाइंडली कितने टाइप का हो जाएगा, तो ये हम इसको ऐसे कंबाइन करके लिखेंगे, स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन करके लिखने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये 6 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम इसको कंबाइन करके लिख रहे हैं। अब जब हम इसको कंबाइन करके लिखा तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 6 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सबसे पहला क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्वैमस दूसरा हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर हो जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर हो जाएगा सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। फिर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, हमने इनको पहले 2 पार्ट में पढ़ा, इन्हीं के बेस पे हमने इनको कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, जो फिर हमें क्या मिला, 6 टाइप का एपिथेलियम टिश्यू मिला। सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनार और स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। अब हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं, ये कैसे शेप के होते हैं। मैं जस्ट आपको ऐसे ही इनके बारे में बता दूंगी। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्क्वैमस होता है, स्क्वैमस टिश्यू है, वो कैसा होता है, फ्लैट शेप का होता है, फ्लैट शेप का होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल ट्यूब शेप का होता है और कॉलम कॉलम शेप का होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, यानी कि ये फ्लैट शेप का है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा बनेगा, सिंपल स्क्वैमस का, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हो गया आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैंने बताया था जो लेयर में होता है। ये क्या होगा, लेयर में तो होगा बट फ्लैट होगा। कैसा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेयर में तो होगा बट फ्लैट हो जाएगा। तरीके का इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, आप इसमें ना एग्जाम्पल इसे बेस पे भी समझ सकते हो। जैसे आप किसी के घर में गए, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो क्या है, एक छोटी सी गैलरी में आप चले गए, तो ये सिंपल स्क्वैमस कैसा है, एक लेयर के जैसा है, सिंपल लेयर। यानी कि आप किसी गैलरी में चल रहे हो, उसको आप क्या समझ सकते हो, सिंपल स्क्वैमस समझ सकते हो, यानी कि फ्लैट शेप का। अब आप सोचो, आप किसी के थोड़े बड़े घर में गए जो कैसा था, फ्लैट शेप का तो था बट वो बहुत बड़ा था। उसमें जैसे कैसा था, मान लो कि आप ग्राउंड फ्लोर पे थे बट वो फ्लैट शेप की थी, उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, वो भी फ्लैट शेप की थी, मतलब उसमें क्या था, सब कुछ ऐसे फ्लैट था, कुछ इस तरीके का उसका जो रूफ था वो ऐसा नहीं था, वो फ्लैट था। तो आप वहां पे समझ सकते हो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब होता है, जैसे आप नॉर्मली घर देख लेते हो ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर और ऊपर फर्स्ट फ्लोर, कुछ इस तरीके का ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूब शेप का। क्यूब का आपको पता है ना किस तरीके के होते हैं, क्यूब किस तरीके के होते हैं ना, क्यूब तो किस तरीके का। ठीक है, अब आप सोचो कि आप ना कहीं पे गए,
पर आप गए तो वहाँ पे जाके बहुत सारे अलग अलग क्या दिखे, जो जैसे कॉटेज मान सकते हैं, यानी कि झोपड़ी वगैरह, जैसे कि एक झोपड़ी यहाँ पे एक बॉक्स जैसा झोपड़ी का बनाया हुआ था, इस तरफ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो वो क्या हो गया आपको सिंपल क्यूबॉइडल, यानी कि क्यूब शेप के, जैसे आइस की शेप होती है ना, ऐसी शेप की बहुत सारी झोपड़ियां आपको दिख गई, तो क्या हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब आप सोचो कि आप ना थोड़े अपग्रेड वाली झोपड़ी में चले गए, लाइक लोग कैसी झोपड़ी बना के रखते हैं, नीचे भी है फिर ऊपर भी उन्होंने कुछ अरेंजमेंट करके जुगाड़बाजी से बना दिया, तो वो किस तरीके की बन जाएगी, वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ये देखो अब आपकी रेडी है, दो फ्लोर, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वाली झोपड़ी आपकी क्या हो गई, यहाँ पे कॉटेज रेडी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कैसा होता है। स्ट्रेटा मतलब लेयर, स्क्वैमस सॉरी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, क्यूब मतलब जैसे कि आइस की शेप होती है। तो सिंपल क्यूबॉइडल में आपने पढ़ा, यानी कि आपको बहुत सारे बॉक्सेस जैसे घर दिख रहे हैं, एक कमरा यहाँ पे दिख गया, एक कमरा यहाँ पे, एक यहाँ पे, सब अलग अलग थे। बट स्ट्रेटिफाइड स्क्वायर्स में मतलब दो मंजिली वाली झोपड़ी आपको दिख गई क्यूब शेप की, पहले नीचे फिर उसके ऊपर, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक इसके नीचे फिर इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे आपने देख लिया। सिंपल कोलमनार, कॉलम शेप के, जैसे कि आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में चले गए। जैसे बिल्डिंग्स क्या होती है कॉमनली, उनको जो उनकी विड्थ, सॉरी जो उनकी वो होती है ना चौड़ाई होती है वो ज्यादा नहीं होती है, तो उनको क्या होता है, जैसे किसी के पास घर बनाने के लिए जगह कम है तो उसने क्या किया, नीचे एक हॉल जैसा बनाया, इतना छोटा इतना, और उसके ऊपर ही फिर उसने बहुत सारी चीजें बना दी, ठीक है, रूम्स बना दिए ऐसे ऐसे करके, तो वो क्या हो गया कॉलम शेप का हो गया, वो क्या हो गया सिंपल कॉलम शेप का हो गया। किस तरीके से, जैसे कि किसी के पास ना एक छोटी सी जगह थी, तो उसने एक ही उसी जगह में क्या बना दिया, एक ऐसा चिमनी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, कुछ इस तरीके का चिमनी जैसा क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम का मतलब क्या था, स्ट्रेटा मतलब लेयर और कोलमनार मतलब कॉलम शेप का, यानी कि इसी के ऊपर इसने एक और कॉलम खड़ा कर दिया, एक और इस तरीके की चिमनी और बना दिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ और बना दिया, ठीक है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर लंबाई में कुछ और बना दिया। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ आ गया होगा, जो एपिथेलियम टिश्यू था हमने उसको बाद में जब डिवाइड किया मिक्स करके, तो सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनार, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस मतलब कि फ्लैट शेप का, जैसे कि आपको ये नॉर्मल सी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस मतलब ऐसे कि लेयर्स में होगा। सिंपल क्यूबॉइडल जैसे मैंने आपको झोपड़ी वाला एग्जांपल दिया था, अलग अलग रूम्स बने हैं। स्ट्रेटिफाइड में जैसे कि डबल फ्लोर वाली आपको कोई झोपड़ी अच्छी वाली दिख गई। सिंपल कॉलमनार में कॉलम शेप का, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार में एक कॉलम नीचे एक कॉलम उसके ऊपर फिर ऊपर ऊपर ऐसे इस तरीके से, मतलब कई सारे कॉलम एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, ठीक है। इसके ये टाइप्स हो गए, आप इसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके फंक्शंस के बारे में कॉमनली मैं यहीं पे नोट डाउन कर देती हूँ। एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, तो जिसका एपी वाला पार्ट होगा, पार्ट क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो सीलियम वाला पार्ट है, जो इसका क्या है, सीलियम वाला पार्ट है, सीलियम वाला पार्ट क्या क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। तो मैंने आपको बताया कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू का जो फंक्शन है, एपी वाले पार्ट का प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि वो आउटर मेम्ब्रेन को फॉर्म कर रहा है। जैसे मेरी स्किन की, जो हमारी स्किन की ऊपर मेम्ब्रेन है, तो वो एपिडर्मिस है, वो क्या नहीं करती है, किसी भी चीज को इसके अंदर नहीं जाने देती। ऐसे ही एपी वाला पार्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इनर वाला पार्ट एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन करेगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी चीज को सोख लेना, जैसे रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है, सोख लेना, फिर उसके बाद सिक्रीट करना किसी चीज को, और एक्सक्रीट करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अराइज होता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो रीनल ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है।
मैंने आपको बताया कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ये होती है रीनल ट्यूब्यूल्स, उसमें कौन से टाइप का टिश्यू पाया जाता है, इसका एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, तो वो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cuboidal epithelium is found in renal tubule, ठीक है। और जो क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द रीनल ट्यूब्यूल। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जैसे जब हमारा यूरिन फिल्टर हो रहा है और कुछ चीजें उसके ब्लड के, जब मतलब ब्लड फिल्टर हो रहा है उससे यूरिन बन रहा है, ब्लड में अगर कुछ ऐसी चीजें चली गई हैं जो बॉडी के लिए जरूरी है, तो ये क्या नहीं होने देता, क्यूबॉइडल एपिथेलियम उसको यूरिन के साथ नहीं जाने देता, यानी कि अपने पास ही एब्जॉर्ब कर लेता है। सिक्रीशन मतलब कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन किडनी से ही रिलीज होता है। दूसरा होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि जैसे यूरिन के थ्रू क्या करवाना, जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया, क्रिएटिन, इन सबको बॉडी से बाहर करना, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, सिलिएटेड, एक और क्वेश्चन आता है सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन करता है, ये करवाता है, मैं वो मूवमेंट करवाता है, ये क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है किसी भी चीज का, जैसे एक स्पेस से दूसरे स्पेस में। जैसे जो हमारे नोज में जो म्यूकस बनता है उसका मूवमेंट कौन करवाता है, सिलिएटेड टिश्यू ही, सिलिएटेड एपिथेलियम ही इसका मूवमेंट करवाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और पहला हमने एपिथेलियम पढ़ लिया था, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट abundant tissue in the body, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला टिश्यू हमारी बॉडी में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है, दो दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू की कंसिस्टेंसी वो होती है लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड। जो मैं रेड पेन लिक्विड को काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लिक्विड और सेमी सॉलिड क्या होती है, लिक्विड और सेमी सॉलिड होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू की कंसिस्टेंसी यानी कि उसकी थिकनेस कैसी होगी, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर वो होगा सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, डेंस का मतलब घना होता है, घना यानी कि सॉलिड, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कंसिस्टेंसी क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। अब हम इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स जो है वो आ जाता है हमारा सबसे मेन एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका है ब्लड। तो आपको पता है ना ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट में से क्या करता है, कनेक्ट करता है बाय द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। एक एग्जांपल इसका ब्लड हो गया, एक हो गया एडिपोज टिश्यू,
एक हो गया यहाँ पे एरियोलर टिश्यू, और एक हो गया लिगामेंट। क्या हो गया? लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है? जो बोन को बोन से क्या करके रखता है? कनेक्ट करता है। लिगामेंट क्या करता है? कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है, और एडिपोज टिश्यू जो हमारे किस में होता है? फैटी टिश्यूज में होता है, उनकी फैट के अंदर जो होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसकी जो कंसिस्टेंसी है लिक्विड और सेमी सॉलिड होती है। इसके एग्जांपल है ब्लड, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और लिगामेंट। लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है बोन से बोन को। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है? सॉलिड होती है। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें, इसका एग्जांपल है बोन और कार्टिलेज। इसका एग्जांपल क्या है? बोन है और कार्टिलेज है। ठीक है, इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? बोन है और कार्टिलेज है। बोन के बारे में हम बहुत डीप में स्टडी करेंगे कौन से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इतना ही। अब हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड करेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मसल फॉर्मिंग टिश्यू होता है। क्या होता है? मसल फॉर्मिंग टिश्यू होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? तीन टाइप की मसल्स बनाता है। तीन टाइप की क्या करता है? मसल्स बनाता है। सबसे पहली हो गई स्केलेटल मसल, एक हो गई स्मूथ मसल, और एक हो गई यहाँ पे कार्डियक मसल। जो क्या है? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्डियक मसल वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब स्केलेटल मसल, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्केलेटल इज रिलेटेड टू बोन। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है? जो ये स्केलेटल मसल वाला जो टिश्यू होता है, ये क्या होता है? अटैच होता है बोन के साथ। विद बोन, अटैच विद बोन। और ये क्या होता है? बोन वॉलंटियर टिश्यू होता है, यानी कि वॉलंटियर टिश्यू होता है, जिसको हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मेरा हाथ है, मेरे हाथ में क्या है? स्केलेटल मसल है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हूँ, बट इसमें क्या होता है? लिमिटेड ही मूवमेंट होता है। अब मैं अपने हाथ को एक लिमिटेड मूवमेंट तक ही मूव कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि कितने भी डिग्री के एंगल पे मैं इसको घुमा सकती हूँ। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? एक लिमिटेड मूवमेंट होता है, जबकि स्ट्राइएटेड होता है। स्ट्राइएटेड का मतलब है कि ये क्या होगा? इसमें कुछ जैसे ये जो स्केलेटल टिश्यू है वो बोन के साथ, स्केलेटल मसल है तो वो क्या होती है? बोन के साथ अटैच होती है, और उसके अंदर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ क्या होती है? एक्टिन और मायोसिन क्या होती है? अटैच होती है। तो जो एक्टिन और मायोसिन है वो क्या करवाती है? इस टिश्यू का लिमिटेड मूवमेंट भी करने देती है। मैंने बताया कि जो मस्कुलर टिश्यू है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हमने स्केलेटल टिश्यू पढ़ा। स्केलेटल टिश्यू में क्या होता है? ये बोन के साथ अटैच होता है, वॉलंटियर होता है, यानी कि हम इसको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। दूसरा स्ट्राइएटेड होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन अटैच्ड होंगी किसके साथ? कुछ
इसमें क्या होगा, एक्टिन एंड मायोसिन कुछ फाइबर्स के साथ अटैच होंगी, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, लिमिटेड मूवमेंट ही हो पाएगा, लिमिटेड मूवमेंट ही हो पाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा स्ट्राइएटेड का मतलब यहाँ पे कुछ बैंड्स और फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ एक्टिन और मायोसिन क्या होती है, अटैच होती है, जो लिमिटेड मूवमेंट करने देती है। दूसरा मैं बताऊंगी अभी आपको स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है, जैसे कि हमारे लिम्फ्स में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लिम्फ में पाया जाता है। अब जैसे कि हाथ पैर इन सब जगह। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ जैसे स्मूथ मसल इसके नाम से हमें पता चल रहा है, यानी कि इनर ऑर्गन्स की जो मसल वाले टिश्यूज होंगे उनके बारे में बात हो रही है। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होता है, ये अटैच नहीं होता है बोन के साथ, नॉट अटैच विद बोन, बोन के साथ अटैच नहीं होगा। और ये टिश्यू क्या होगा, इनवॉलेंटरली मूव करेगा, इनवॉलेंटरली मूव करेगा, इसमें इनवॉलेंटरली मूवमेंट होगा। ठीक है, इनवॉलेंटरली मूवमेंट होगा। और ये क्या होता है, नॉन स्ट्राइएटेड होता है, नॉन स्ट्राइएटेड होता है। नॉन स्ट्राइएटेड का मतलब क्या है कि ये इसके जब ये बोन के साथ अटैच नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, फाइबर या फिर बैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, जिनके साथ क्या नहीं होगी, एक्टिन और मायोसिन अटैच नहीं होगी, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी मूवमेंट परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, एनी मूवमेंट कैन बी परफॉर्म। जैसे इसका एग्जाम्पल आ सकता है यहाँ पे स्टमक, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्टमक। अब जैसे आपको पता है जो आपका स्टमक होता है, आपको उसके बारे में नहीं पता चलता ना कि वो कैसे मूव कर रहा है, लेकिन वो मूव करता है, उसमें डाइजेशन होता है किसी भी डायरेक्शन में जैसे नेचर ने उसको बनाया है। अब आपको अपने स्टमक को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, बट अपने हाथ को अपनी मर्जी से चला सकते हो। तो जो स्केलेटल मसल होती हैं वो हमारे हाथ में होती हैं, हाथ पैर इन जगह पे होती है जो बोन के साथ अटैच होते हैं। और जो हमारी मसल्स बोन के साथ अटैच नहीं होती उनमें स्मूथ मसल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और उनमें एक्टिन मायोसिन नहीं होती, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कार्डियक मसल्स की। ठीक है, कार्डियक मसल, अब आप देख रहे हो कि जो कार्डियक मसल्स हैं वो क्या होती हैं, वो इन दोनों से ही अलग होती हैं, इन दोनों से क्या होती हैं, अलग होती हैं। अब वो अलग कैसे होंगी, इसकी ना दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो ये होगी इनवॉलेंटरली मूव करेगी, इनवॉलेंटरली मूवमेंट होगा इसमें। और दूसरा दूसरा ये क्या होंगी, स्टाइलेटेड होंगी। ठीक है, स्टाइलेटेड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक में इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा, दूसरा स्ट्राइएटेड होगी, यानी कि ये बोन के साथ अटैच नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है कि या इसमें क्या होगा, एक्टिन मायोसिन अटैच होंगे, जिसकी वजह से इसमें एक लिमिटेड मूवमेंट होगा, बट ये इनवॉलंटरी होगा। जब आप देख रहे होंगे स्ट्राइएटेड मैंने यहाँ पे लिखा है तो इनवॉलंटरी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसीलिए ये इन दोनों के साथ मैच नहीं करती है, क्योंकि इसमें एक की प्रॉपर्टी आती है एक इसकी प्रॉपर्टी आती है, इसीलिए ये स्पेसिफिक टाइप की, स्पेशल टाइप की क्या होती है, मसल्स होती है। दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी। ठीक है, तो अब इसमें क्या स्केलेटल मसल की आ जाती है, एक प्रॉपर्टी इसमें स्मूथ मसल की आ जाती है। स्केलेटल मसल की एक प्रॉपर्टी इसमें आ गई कि ये क्या होती है, स्ट्राइएटेड होती है, यानी कि इसमें क्या होगा, एक लिमिटेड मूवमेंट होगा। और इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई स्मूथ मसल की, यानी कि ये इनवॉलेंट्री मूव करेगी, यानी कि हम इसको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो कार्डियक मसल्स थी, कार्डियक मसल है उसको अपने हार्ट को अपनी तरीके से मोड़ तोड़ तो नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए नेचर ने उसको एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी दी है कि वो क्या करेगी, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगी, बट वो स्ट्राइएटेड होगी, उसमें एक लिमिटेड मूवमेंट ही होगा, ताकि ब्लड को वो अच्छे से क्या कर सके, पंप कर सके, और ये किसी बोन के साथ अटैच नहीं होगी, नॉट अटैच विद बोन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो टंग है
वो कौन से टाइप की क्या है, मसल है। अब टंग को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, टंग जब हम बाहर से देखते हैं तो वो हमें स्मूथ नजर आती है, तो क्या वो टंग स्केलेटल मसल हो, सॉरी, क्या टंग स्मूथ मसल हो गई। बट अब सोचो कि टंग फिर अटैच किस चीज से है, अगर वो किसी चीज से अटैच ही नहीं है तो फिर वो बाहर गिर जाए। तो जो टंग होती है हमारी वो क्या होती है, स्केलेटल मसल होती है। टंग क्या होती है, स्केलेटल मसल होती है, जो कि क्या होती है, थायराइड बोन के साथ पोस्टीरियरली कनेक्टेड होती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tongue is the skeletal muscle which is connected to thyroid bone, connected to bone posteriorly, ठीक है। posteriorly ये क्या होती है, थायराइड बोन के साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो हमने मस्कुलर टिश्यू में तीन टाइप की चीजें पढ़ी, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और मसल। स्केलेटल मसल बोन के साथ अटैच नहीं होती है और इनमें क्या होता है, वॉलेंटरीली ये मूव करती हैं। वॉलेंटरीली ये कैसे मूव करती है, क्योंकि इसमें एक्टिन और इसमें कुछ फाइबर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ एक्टिन और मायोसिन अटैच्ड होता है, जो कि एक लिमिटेड मूवमेंट ही परफॉर्म करने देता है, जिसका एग्जांपल है हमारी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो और टंग, ठीक है। और जैसे नेक वगैरह ये सारी हमारी स्केलेटल मसल में आ जाती है। जो कार्डियक मसल, अब हम स्मूथ मसल की बात करते हैं। स्मूथ मसल क्या होती है, जो स्मूथ ऑर्गन्स की यानी कि इनर ऑर्गन्स की मसल होती है, ये होती है जो कि हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती, इनवॉलेंटरीली मूव करती है। और और ये नॉन स्ट्राइएटेड होती है। नॉन स्ट्राइएटेड मतलब है इनमें ये बोन, एक तो ये बोन के साथ अटैच नहीं होगी। नॉन स्ट्राइएटेड मतलब इनमें कोई भी फाइबर के बैंड प्रेजेंट नहीं होंगे और इसमें जो एक्टिन और मायोसिन होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होगा और इसमें कोई भी मूवमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका है स्टमक, ठीक है। कार्डियक मसल, अब कार्डियक मसल क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप की मसल्स होती हैं जो नेचर ने ऐसी बनाई है, जो बोन के साथ अटैच नहीं होगी, बट इसमें एक प्रॉपर्टी स्केलेटल मसल की होगी, एक होगी इसमें स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। यानी कि ये इनवॉलेंटरी मूव करेगी, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगी। दूसरा, ये बोन के साथ अटैच नहीं होगी। तीसरा, ये स्ट्राइएटेड होंगी। स्ट्राइएटेड का मतलब है कि इसमें एक्टिन और मायोसिन क्या नहीं होंगे, ये स्ट्राइएटेड होगी। इसमें एक्टिन एंड मायोसिन क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक लिमिटेड मूवमेंट ही प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हार्ट क्या कर सकता है, नॉर्मली हार्ट ब्लड को पंप कर सकता है, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे फोर्थ टिश्यू के बारे में। फोर्थ टिश्यू जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नर्वस टिश्यू, यानी कि जो ब्रेन और ब्रेन रिलेटेड पार्ट्स को क्या करता है, करता है। फॉर्म ब्रेन एंड ब्रेन रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है। तो फॉर्म करता है ब्रेन और ब्रेन रिलेटेड पार्ट्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या क्या चीजें फॉर्म करता है। सबसे पहले ये फॉर्म करेगा न्यूरॉन्स को और दूसरा ये फॉर्म करता है न्यूरोग्लिया को। अब जो न्यूरॉन्स होती है ना, आपको पता है कि वो नर्वस सिस्टम के अंदर हम उनको पढ़ते हैं जो कि इम्पल्सेस को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब जो न्यूरॉन्स होती है, मैंने आपको एक चीज बताया था सेल पढ़ाते टाइम की, जो सेंट्रियोल होता है जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो न्यूरॉन्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी सेंट्रियोल क्या होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। तो इसमें सेंट्रियोल जब एब्सेंट होगा तो ये क्या करेंगे, सेल डिवीजन नहीं कर पाएगी। नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन में कोई भी सेल डिवीजन क्या नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। बट जो न्यूरोग्लिया होती है, जो न्यूरोग्लिया होती है वो इनमें क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रेन ट्यूमर भी तो लोगों को होता है, तो वो
कैसे होता है, जब न्यूरॉन्स डिवाइड ही नहीं कर रही है तो वो कौन डिवाइड करता है, न्यूरोग्लिया डिवाइड करती है, जिसकी वजह से वो जो ट्यूमर है वो स्प्रेड हो जाता है न्यूरॉन्स में, दैट्स व्हाई इट कॉज द ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, तो जो न्यूरोग्लिया होती है इसमें सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। न्यूरोग्लियाज आर द सपोर्टिंग सेल्स, न्यूरोग्लियाज क्या होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, तो क्या करती हैं, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमने देखा कि न्यूरॉन्स में तो सेंट्रियोल वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं न्यूरोग्लिया में, जो कि क्या करती है, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, और क्या करती हैं, सेल डिवीजन करती है, जिसकी वजह से कैंसर होता है, और ये कैंसर स्प्रेड होकर न्यूरॉन्स में चला जाता है, दैट्स व्हाई ये क्या करता है, ब्रेन ट्यूमर कॉज करता है। ठीक है, अब जो न्यूरोग्लिया होती है वो भी हमारे पास इनका भी फर्दर डिवीजन है, और जो न्यूरॉन्स होती है ना, तीन टाइप की होती है। ठीक है, एक हो गई यूनिपोलर, एक हो गई बाइपोलर, एक हो गई मल्टीपोलर। यूनिपोलर होती है, यूनि का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो, और मल्टी का मतलब दो से ज्यादा। ठीक है, तो जो यूनिपोलर होती है इनमें क्या होगा, एक या तो एक तो या फिर एक डेंड्राइट। जो न्यूरॉन्स के बारे में है वो हम डीप में स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम में, इसमें हम सुपरफिशियली देख लेते हैं। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन होगी उसमें क्या होगा, या तो एक डेंड्राइट होगा, या फिर एक क्या होगा, एक्सॉन होगा। ठीक है, बट जो बाइपोलर न्यूरॉन है उसमें क्या होगा, वन वन डेंड्राइट होगा और वन एक्सॉन होगा। ये मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। मल्टीपोलर में क्या होगा, इसमें वन मोर डेंड्राइट्स होंगे और वन एक्सोन होगा। ठीक है, वन क्या होगा, एक्सोन होगा। बारे में पढ़ता है न्यूरोग्लिया के पार्ट्स, तो मैं अभी आपको इसके बाद डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन होती है ना, यूनिपोलर न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होगा, देखो जैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना, यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या बताया मैंने, वन एक्सॉन में वन डेंड्राइट ही प्रेजेंट होगा, वन एक्सॉन या फिर वन डेंड्राइट ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हो गया, इसको हम एक्सॉन या फिर डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन या फिर डेंड्राइट। अब जो एक्सॉन या फिर डेंड्राइट, आप उसको यूनिपोलर समझ सकते हो, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब होती है जो बाइपोलर न्यूरॉन होती है, बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, यहाँ पे एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा। क्या होगा, एक डेंड्राइट होगा। ये आपने डेंड्राइट से मिल लिया, और इसको मान लिया आपने एक्सॉन, और ये इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, जो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, बाइपोलर। अब एक हो गया मल्टीपोलर, मल्टीपोलर में क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे ऐसे करके, और एक क्या होगा इसमें, यहाँ पे एक्सोन होगा ऐसे करके, एक्सोन होगा। ठीक है, ये क्या है, एक्सोन है। अब डेंड्राइट और एक्सोन में क्या फर्क है, डेंड्राइट और एक्सोन सेम होते हैं, बट जो सबसे लंबा डेंड्राइट होगा उसको हम एक्सोन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। यानी कि जो जैसे मल्टीपोलर जो न्यूरॉन है उसमें क्या है, मोर डेंड्राइट प्लस वन एक्सोन है ना, यानी कि इसमें क्या होगा, जितने भी डेंड्राइट्स हैं वो सारे छोटे छोटे होंगे, और जो एक डेंड्राइट सबसे लंबा होगा उसको हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, एक्सोन बोल दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, और आगे उसमें क्या क्या चीजें होती है वो छोटा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना लेंगे।
तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो है ना ये सारे क्या है डेंड्राइट्स है। ये जो मैंने ब्लू ब्लू पेन से बनाए हैं ये क्या है डेंड्राइट्स। ठीक है, और डेंड्राइट्स के ऊपर क्या होते हैं छोटे छोटे रिसेप्टर्स बने होते हैं। ये क्या है रिसेप्टर्स जो इंफॉर्मेशन को लेते हैं। न्यूरॉन का क्या काम होता है कॉमनली इंफॉर्मेशन लेना फिर दूसरे न्यूरॉन को देना और हमारी मसल्स को देना। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरी क्या हो गई इसकी बॉडी हो गई। ये क्या हो गया जो आपको ब्लू पेंसिल की पूरा बना हुआ दिख रहा है इसको हम एक्सॉन बोल देंगे। और इस एक्सॉन को हम क्या बोलते हैं टीलोडेंड्राइट भी बोलते हैं क्योंकि ये टर्मिनल एंड तक होता है। क्या बोलते हैं टीलोडेंड्राइट भी हम इसको क्या बोलते हैं एक्सॉन को टीलोडेंड्राइट भी बोलते हैं। जो आपको ये ग्रीन कलर से दिख रहे हैं इसको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवायर। नोड्स ऑफ रेनवायर आपको ये अभी ज्यादा समझ आएगा नहीं बट मैं इसको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे कुछ चीजें हैं जिससे रिलेटेड है। ठीक है, नोट्स ऑफ रेनवायर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ऐसे करके टर्मिनल बटन्स होते हैं। टर्मिनल क्या होते हैं बटन्स होते हैं। कुछ टर्मिनल बटन्स होते हैं या फिर हम इनको सिनेप्टिक नोड्स भी बोल सकते हैं। सिनेप्टिक नोड्स भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इन बटन्स को हम टर्मिनल बटन्स या फिर सिनेप्टिक नोड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होती है एक माइलिन शीट होती है। ऐसे करके इसके ऊपर क्या होती है एक माइलिन शीट होती है। क्या होती है ये क्या है हमने रेड पेन से बनाया है माइलिन शीट। माइलिन शीट होती है। सिर्फ आप इतना समझ सकते हो कि जो न्यूरॉन होती है वो क्या करती है ब्रेन का जो सिग्नल होता है उसको रिसीव करती है। ये न्यूरॉन जैसे मेरा ब्रेन का एक सिग्नल आना है मेरे हाथ को जैसे मैंने कहीं पे गर्म चीज को टच कर दिया तो ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन जाएगी फिर वहां से वो इसको वापस इन्फॉर्मेशन देगा कि हाथ को वहां से हटाना है। तो अब एक न्यूरॉन ने एक सॉरी ब्रेन ने एक न्यूरॉन को दिया दो फिर उसने दूसरे न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी। तो ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन पास होती है तो वो पता है कैसे होती है जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। एक एंजाइम वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन पास होती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रिसेप्टर ने क्या लिया इन्फॉर्मेशन ली जो ब्रेन से आई फिर ये सेल बॉडी के पास गई। सेल बॉडी के पास से फिर ये कहाँ गई इसमें या तो ये माइलिन शीट के थ्रू ट्रांसफर होगी या फिर नोड्स ऑफ एनवायर के थ्रू ट्रांसफर होगी। इतना समझ लीजिए जो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन से आई रिसेप्टर ने उसको लिया सेल बॉडी को दिया। ये सेल बॉडी है ब्लैक कलर से क्या है सेल बॉडी है। ब्लैक कलर से क्या है सेल बॉडी है। इंफॉर्मेशन आई रिसेप्टर ने लिया सेल बॉडी को दिया सेल बॉडी ने इसको दिया जो ये एक्सॉन है एक्सॉन। अब एक्सॉन के ऊपर नोड्स ऑफ एनवायर है जो कि ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं और एक्सॉन के ऊपर ये जो ऐसे करके मैंने बनाया हुआ है वो माइलिन शीट है। अब इंफॉर्मेशन दो तरीके से यहाँ से पास हो सकती है या तो माइलिन शीट के थ्रू पास होगी। अब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये कैसे उछलने कूदने वाला स्ट्रक्चर है। अगर इंफॉर्मेशन माइलिन शीट के थ्रू पास हो रही है तो इसको ये क्या होगी बहुत ज्यादा फास्ट पास होगी। और अगर इंफॉर्मेशन नोड्स ऑफ एनवायर यानी कि ग्रीन वाले स्ट्रक्चर के थ्रू पास हो रही है जो ब्रेन ने दी है तो वो क्या हो जाएगी स्लो पास होगी। अभी सिर्फ इतना समझना है। ठीक है, अभी क्या करना है सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं न्यूरोग्लियास के बारे में। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है फर्दर हम इसके बारे में आगे डीप में स्टडी करेंगे। तो अब पढ़ते हैं न्यूरोग्लियास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया में न्यूरॉन्स के बारे में बता दिया पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया के बारे में। तो जो न्यूरोग्लिया होती है वो क्या होती है सपोर्टिंग सेल्स होती है इसकी न्यूरॉन्स की सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें क्या होता है सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं
जो क्या करते हैं सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या करती है, अगर एक्सेसिव सेल डिवीजन यहाँ पे हो जाए, एबनॉर्मल हो, तो ये ब्रेन ट्यूमर क्या करती है, कॉज करती है, जिसकी वजह से फिर न्यूरॉन्स में वो ट्यूमर स्प्रेड हो जाता है और ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है, इतना भी हम यहाँ पे नॉर्मली समझ सकते हैं। ठीक है, न्यूरोग्लियाज आर द सपोर्टिंग सेल्स जो कि हेल्प करती है न्यूरॉन्स को। अब जो न्यूरोग्लियाज होती है ना, वो भी हमारे पास, इसका एक निमोनिक है, कुछ टाइप की होती है। इसका जो निमोनिक है, इसको आप याद कर सकते हो MAOSIS से। इसका क्या है, निमोनिक है न्यूरोग्लिया याद करने का। ठीक है, न्यूक्लियर को याद करने का क्या है, निमोनिक है। और सबसे पहले एम से मैं आपको टिप देती हूँ, फिर हम इसको लर्न करेंगे। ठीक है, माउस ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें होती है माइक्रोग्लिया। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिया की टाइप पढ़े, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स, फिर होती है ऑलिगोडेंड्रोसाइट, शिबानिकल, एपेंडाइमल सेल, ये होती है सेटेलाइट सेल। ठीक है, तो हमने पढ़ा माउस के थ्रू, यानी कि निमोनियाज आर फाइटिंग बट माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, सिवान सेल, एपेंडाइमल सेल और सैटेलाइट सेल। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रोग्लियाज के बारे में। तो माइक्रोग्लिया क्या होती है, फैगोसाइट्स होती है ब्रेन की। क्या होती है, फैगोसाइट्स ऑफ ब्रेन। क्या होती है, ब्रेन की फैगोसाइट्स होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लीवर की 10 सेल होती है, इसी तरह अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, फैगोसाइट सेल होती है, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाती है। तो बैक्टीरिया वगैरह एंटर करेगा तो ये उसको क्या करेगी, खा जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइगोसाइट सेल ऑफ द ब्रेन कौन होती है, माइक्रोग्लिया होती है, माइक्रोग्लिया होती है। ये हो गया माइक्रोग्लिया के बारे में। एस्ट्रोसाइट भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। एस्ट्रोसाइट्स क्या होती हैं, अगर इसकी शेप के बारे में पूछा जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस शेप की होती है, स्टार शेप की होती है। किस शेप की होती है, स्टार शेप की होती है। एस्ट्रोसाइट्स क्या होती है, स्टार शेप की होती हैं। और ये क्या फॉर्म करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करती हैं। क्या करती हैं, फॉर्म करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, BBB को फॉर्म करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करती है, फॉर्म करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर से करेंगी, फॉर्म करेगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन की सिक्योरिटी क्या होती है, तो सिक्योरिटी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। सिक्योरिटी ऑफ ब्रेन, सिक्योरिटी ऑफ ब्रेन कौन होता है, वो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट और ये माइक्रोग्लिया, जो एस्ट्रोसाइट में जो ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करती है, उसके अंदर माइक्रोग्लिया होती है, जो जो भी फैगोसाइटिक एक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है, हमने बता दिया। अब होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है ना, वो क्या करती हैं, पढ़ते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है, ये क्या करती है, इनका भी एक मेन फंक्शन होता है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। अब हम आपको माइलिन शीट याद आ रही होगी, मैंने कहाँ पे बताई थी माइलिन शीट, मैंने बताई थी न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में, जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को पास करती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, यानी कि जो हमारा
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसकी माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है? तो वो करती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो माइलिन जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स होती है उनकी उनकी न्यूरॉन्स की माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट करती हैं। इतना आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, जैसे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेगी, ऐसे ही शिवान सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट ऑफ माइलिन शीट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द बॉडी की न्यूरॉन्स होती हैं उनकी माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है? शिवान सेल करती हैं। क्या करती हैं? शिवान सेल करती हैं। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसने काम करना बंद कर दिया, वहां से इंफॉर्मेशन पास नहीं हो रही है, और तो कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होगी? वो होगी ओलिगोडेंड्रोसाइट में। वहां पे क्या है, कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई क्योंकि उसकी माइलिन शीट क्या नहीं हो रही है, फॉर्म नहीं हो रही है। जैसे मैंने बताया था, जो माइलिन शीट होती है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को बहुत फास्ट ट्रांसफर करती है न्यूरॉन्स के थ्रू। अगर माइलिन शीट खराब हो तो नोट्स ऑफ एनवायर भी कर सकते हैं, बट अगर आपसे प्राइमरीली पूछा जाए कि अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट में प्रॉब्लम आ जाए तो कौन से नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट पड़ेगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सिवान सेल में प्रॉब्लम आ जाए तो कौन से नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट का फॉर्मेशन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, यानी कि जितने भी हमारे लिम्स वगैरह और बॉडी होती है उसकी माइलिन शीट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो एपेंडाइमल सेल्स होती हैं। अब एपेंडाइमल जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो फॉर्मेशन करती है कोरोइड प्लेक्सस का ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोरोइड प्लेक्सस किसका फॉर्मेशन करती है? कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन कौन करता है? शिवान सेल करती है। कौन, सॉरी, एपेंडाइमल सेल करती है। एपेंडाइमल सेल क्या करती है? फॉर्मेशन करती है कोरोइड प्लेक्सस का। कोरोइड प्लेक्सस है lateral कोरोइड प्लेक्सस या फिर हम इसको और एंड lateral ventricle of brain, lateral ventricle of ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाए कौन से टाइप की सेल्स हैं जो क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं कोरोइड प्लेक्सस का और लेटरल वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन का, वो होती है एपेंडाइमल सेल। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे मैं आपको डीप में बताने वाली हूँ। अब जो सैटेलाइट सेल्स होती हैं, सैटेलाइट सेल क्या करती हैं? सैटेलाइट सेल करती हैं डिफरेंशिएशन इन बिटवीन differentiation in between ECF and ICF of brain। ब्रेन के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सी सेल डिफरेंशिएट करती है? वो होती है सैटेलाइट सेल। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ये पूरा चार्ट जो है उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दूसरा आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। जो एपेंडाइमल सेल है मैं भी आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे ये जो कोरोइड प्लेक्सस, लैटरल वेंट्रिकल, कैसे वहाँ पे सीएसएफ बनता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो हमने बोला न्यूरोग्लियास क्या होती है? सपोर्टिंग सेल्स होती हैं ब्रेन की। ठीक है, जो न्यूरॉन्स को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं, जिनके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्या करेगा फर्दर, सेंट्रियोल्स जब प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे? सेल डिवीजन करते हैं। अगर वो सेल डिवीजन एबनॉर्मली करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा जो न्यूरोग्लिया होती है दैट आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, और ये माओसिस हमने इसका एक निमोनिक बनाया, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, शिवान सेल, एपेंडाइमल सेल और सैटेलाइट सेल। जो माइक्रोग्लिया है, दीज आर द फेगोसाइटिक सेल ऑफ ब्रेन, फेगोसाइट्स ऑफ ब्रेन। एस्ट्रोसाइट क्या करती है? स्टार शेप की होती है जो कि फॉर्मेशन करती है ब्लड ब्रेन बैरियर
ब्लड ब्रेन बैरियर को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म द माइलिन शीट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। शिवांश सेल फॉर्म द माइलिन शीट ऑफ द peripheral nervous system, ठीक है। Ependymal cell forms the choroid plexus and lateral ventricle of the brain, और secondary cell differentiate करती है between ICF और ECF में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतनी चीजें क्या कर ली है, पढ़ ली है, ठीक है। अब जो पूरा CSF का प्रोडक्शन वगैरह है वो खैर हम उसमें भी पढ़ सकते हैं नर्वस सिस्टम में, बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक जो एपेंडाइमल सेल्स है उनका एक छोटा सा ऐसे एपेंडाइमल सेल्स क्या कर रही है, यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल बना रही है, तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा सकती हूँ जो आप स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज आप नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। मैंने आपको मुझे बताया ना कि जो एपेंडाइमल सेल्स है फॉर्मेशन करें कोरोइड प्लेक्सस एंड लेटरल वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन का, ठीक है। तो वो कैसे इसका ड्रॉ कर सकते हैं कि कोरोइड प्लेक्सस होता क्या है। कोरोइड प्लेक्सस से क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सस पहले हम बनाते हैं ब्रेन के वेंट्रिकल्स को। अब मैंने बताया जो कोरोइड प्लेक्सस होता है ना, कोरोइड या स्किप भी कर सकते हो अगर आप कर सकते हो। कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, बंच होता है कैपिलरीज का, बंच ऑफ कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या होता है, बंच होता है। जो कोरोइड प्लेक्सस है वो पता है क्या करता है, जो ब्लड ब्रेन के पास पहुंचता है तो कोरोइड प्लेक्सस उस ब्लड को क्या करता है, छानता है, छानने के बाद उससे क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको बना देता है, ठीक है। तो कोरोइड प्लेक्सस क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज है, ये यहाँ पे दिख रहा है। कोरोइड प्लेक्सस ये हो गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये हो गए ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल्स, ये वाला और ये दोनों क्या हो गए, लेटरल वेंट्रिकल हो गए, लेटरल वेंट्रिकल हो गए, जिनमें क्या बनता है, जो CSF है वो क्या करता है, बनता है लेटरल वेंट्रिकल में, या इसको फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, सेकंड वेंट्रिकल भी बोल सकते हैं। उसके अलावा जो आपको ये वाले पार्ट दिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ये हो गया ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल, और ये हो गया यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। आगे से क्या हो जाती है, शुरू स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है, यानी कि ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड है वो बनता है यहाँ पे, कौन बनाता है, कोरोइड प्लेक्सस और लेटरल वेंट्रिकल। उसके बाद ये आके थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, फिर वापस ये फिर किसके साथ चला जाता है, अपना स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट्स के नाम हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, पर वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CSF की वॉल्यूम कितनी होगी, नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF, नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF कितना होता है, 200 ml होता है, 200 क्या होता है, ml होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से जो 20% होता है वो किस में होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल में होता है, और रेस्ट ऑफ द जो किस में फ्लो करता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या करता है, फ्लो करता है। खैर वो डीप टॉपिक हो जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना देख लीजिए, नॉर्मल अमाउंट जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का 92 200 क्या होता है, ml होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि
सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है तो कितने ml इसका जो फॉर्मेशन होता है कितने ml पर आवर होता है, फॉर्मेशन कितने ml पर होता है, तो वो होता है 20 ml पर आवर के हिसाब से क्या होता है CSF का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये मैंने टिश्यू वाले टॉपिक का ये टॉपिक था नहीं, पर मैंने ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी एपेंडाइमल सेल की वजह से, जो क्या करती है कॉर्ड प्लेक्सस को बनाती है। कॉर्ड प्लेक्सस इज द बंच ऑफ कैपिलरीज, और जो कॉर्ड प्लेक्सस होता है वो ब्लड को अल्ट्राफिल्ट्रेट करके यानी कि ब्लड को छान के सीएसएफ बनाता है। फिर सीएसएफ लैटरल वेंट्रिकल में से फ्लो करके थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है, और 20% सीएसएफ हमारा इसमें वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है, और रेस्ट ऑफ हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है फ्लो करता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब इसके बाद आप जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द नर्सिंग ऑफिसर्स हब चैनल, जिससे हम क्या कर सकें और ज्यादा वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो प्रैक्टिकल बेस से रिलेटेड, यू कैन ड्रॉप द कमेंट, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।